महाराज, उठिए महाराज। क्या महाराज, आखिर ये कौन है? क्या आखिर ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? ये राजगद्दी उसी को ही मिलेगी जो कि अच्छे से राज कर पाएगा। वो एक चुड़ैल है, उसे मार डालो। इस चुड़ैल को जीने का हक नहीं है, उसे मरना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस स्विच को रिलीज करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें एक चेयर पर खुलती हैं, जहाँ पे वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देखता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है, क्या ये मैं कहाँ पे हूँ? आखिर मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? मैंने तो अभी अपने स्कूल के ब्लूप्रिंट को फिनिश किया था और मुझे कल उसे सबमिट करना था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक आदमी आता है, जो कि उससे कह रहा होता है, महाराज एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, तो प्लीज अपने रूलिंग को अनाउंस कीजिए। तो उसकी बातें सुनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे अपना सर खुजाने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और उसे इस बॉडी की सारी यादें याद आने लगती है, जहाँ पे ये याद करती हुए वो क्या रहा था, रुको, मैं जो कि अभी हूँ, क्या मैं ग्रेस्केल किंगडम का थर्ड प्रिंस रोनाल्ड विंबलडन हूँ? इसी के साथ वो हमें बताता है, कुछ महीने पहले मेरे फादर कुछ डिक्लेयर किया। उन्होंने अपने 5 बच्चों को अपने किंगडम के अलग अलग टेरिटरीज पर राज करने के लिए एक काम को सौंपा और इन टेरिटरीज पे उनके राजपाट और उनके काम के हिसाब से उन बच्चों में से किंगडम के सक्सेसर को चुना जाएगा। हम देखते हैं वो जो किंग होता है वो उन सभी को 5 साल का टाइम देता है, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, इन 5 सालों के दौरान मैं पर्सनली तुम्हारे जरिए शासन किए गए उन सभी टेरिटरीज को देखूंगा जो कि तुम सभी को दिए गए हैं, और सिंहासन की इस लड़ाई में जो कि इस कंपटीशन को जीतेगा वही इस किंगडम का सक्सेसर बनेगा। ये सब याद करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर रोलैंड कह रहा होता है, क्या मैं सचमुच को रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम खेल रहा हूँ? आखिर ये सब क्या बकवास है, ये हो क्या रहा है? और ऐसी क्या गारंटी है कि सभी को शुरुआत से ही एक ही जैसी टेरिटरी दी गई है? इसी के साथ हमें 5 प्रिंस के बारे में बताया जाता है और उनकी टेरिटरी के बारे में बताया जाता है, जहाँ में पहला प्रिंस जिसके पास मार्शल स्ट्रेंथ मैक्स आउट है, वो फर्स्ट प्रिंस गेराल्ड विंबलडन है, जिसके पास मार्शल बहुत ज्यादा है। इसी के साथ दूसरा वेल्थ स्टैट मैक्स आउट, सेकंड प्रिंस तिमोथी विंबलडन, जिसके पास वेल्थ और इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है। इसी के साथ फर्स्ट प्रिंसेस गैर्सिया विंबलडन, जिसके पास मैन पावर मैक्स आउट है, और इसी के साथ दूसरी प्रिंसेस टिली विंबलडन, जिसके पास बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है। और इसी के साथ आता है लास्ट और थर्ड प्रिंस रोनाल्ड विंबलडन, एक पागल और सरफिरा आदमी जिसने अपना ज्यादातर टाइम शराब पीने और मौज मस्ती में बिता दिया। इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है, तीसरा प्रिंस जिसे बचपन से ही किसी ने पसंद नहीं किया था, ना ही उसकी देखभाल की गई थी, और इसी के साथ उसे एक बंजर जगह पर रूल करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ तो एक चिड़िया भी जाना पसंद नहीं करती है। उसे बहुत ही ज्यादा बेकार टेरिटरी दिया गया, जिसे रूल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो यहाँ पे लोकल लोगों के साथ रहता है, जहाँ टॉयलेट वॉयलेट को इधर उधर सड़क पर फेंक दिया जाता है, और ऐसे बेकार सी कंडीशन में वो आसानी से एक अच्छी खासी मौत मर सकता है। जहाँ पे ये सब देखते रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, क्या यही वजह है कि मुझे यहाँ पे भेज दिया गया? ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है, महाराज लोग आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज अपने रूलिंग को अनाउंस कीजिए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कहता है, हाँ सही, मैं आगे जाऊंगा और मुझे ये कहना ही होगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है, थर्ड प्रिंस एक विच को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम उस विच को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, ये कमीनी विच, उसे मार डालो, उसे जिंदा रहने मत दो, ये बुरी आत्मा, इसे मर जाना चाहिए, उसने काफी सारे बुरे काम किए हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, अनसिविलाइज्ड पीपल्स, आखिर वो लोग ऐसी बेकार सी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या ये लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं? सारे मिसफॉर्च्यून्स और कैलेमिटी एक पुअर सी लिटिल विच पर ब्लेम करना, ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ वो उस आदमी के हाथों से वो पेपर फेंक देता है, चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, उस विच को रिलीज करो। जो कि सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कटप्पा यानी कि वो आदमी से कह रहा होता है कि क्या महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो सभी लोग कह रहे होते कि क्या उस विच को रिलीज करो, आखिर महाराज क्या कह रहे हैं? तभी ये सब देखते रोलैंड कह रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो इस ट्रायल को किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। जो कि देखते वो कटप्पा उससे कह रहा होता है कि क्या लेकिन महाराज। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आता है, जो कि चीफ नाइट कार्टर लेनिस होता है, जो
जो कि रोलैंड से कह रहा होता है, महाराज ये कोई मजाक नहीं है, इस विच की आइडेंटिटी कंफर्म कर दी गई है और इसे मारने की जरूरत है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अगर उसे रिलीज कर देते हैं तो बाकी सारे विचेस भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसकी ये बकवास सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, एक आदमी जिसका हाथ एक एवरेज पर्सन से भी थिक है वो ऐसी बातें कह रहा है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कुछ और विचेस को आने देना कि ये अच्छा नहीं होगा, हम उन सबको पकड़ के उन्हें एक साथ मार सकते हैं। तो वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ तो मुझे रेस्ट करने के लिए जाना होगा, तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ हमें बर्डन टाउन साउथ कैसल थर्ड प्रिंस के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और वहाँ पे गंदगी भरी हुई होती है, जहाँ पर रोलैंड अपना दरवाजा बंद करते हुए अंदर चले जाता है और जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही वो काफी जोरों से चिल्लाता है और कह रहा होता है, हे भगवान आखिर मैंने अभी ये क्या कर दिया। लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने बात की थी वो चाइनीज न्यू ईयर था, क्या सुनी कि मैं बहुत ज्यादा काम करते करते मर गया और ट्रांसमिग्रेट होके इस क्रेजी प्लेस में आ गया। ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे अपने आप को देखते हुए मनी मन कहता है, रुको इसके बारे में भूल जाओ, ऐसा लगता है कि मुझे एक नया लाइफ दिया गया है तो मुझे इसके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो आज इस क्षण इस पल से मैं यानी कि अमरेंद्र बाहुबली, मेरा मतलब मैं रोनाल्ड विंबलडन हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात है मुझे उस विच के बारे में पता लगाना होगा और इसके कुछ समय बाद वो बॉर्डर टाउन के डंजन में जाता है, जहाँ पे इसके पीछे पीछे कार्टर लेनिस भी आ रहा होता है, जो कि उससे कह रहा होता है, महाराज आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आप ज्यादा आगे मत जाइए। वैसे वो बीच गॉड्स के लॉकेट ऑफ रेट्रिब्यूशन में कैद है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं होगी कि आप सेफ रहोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोनाल्ड उससे कह रहा होता है, मेरे चीफ नाइट क्या तुम ऑलरेडी एक छोटी सी लेडी से घबरा रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो है ना। तो कार्टन उससे कह रहा होता है, लेकिन वो विच तो डेविल का एक रूप है। तो उसे इग्नोर करते हुए रोलैंड आगे बढ़ता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, आखिर चमकने वाला और हैंडसम से दिखने वाला लड़का, इसके साथ क्या गलत है, इसका मुंह ऐसा भगभग करते क्यों रहता है। और इसी के साथ वो उसी विच के सलाखों के सामने आता है, जो कि देखते हुए लड़की उठ जाती है। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, मेरे पास आओ, मुझे जरा तुम्हें देखने दो। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर रोलैंड को पीछे हटाते हुए आगे आ जाता है और कह रहा होता है, पीछे रहो तुम विच कहीं की। तो रोलैंड उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, मेरा साइड हटो और उससे मुझे बात करने दो। इसी के साथ वो उसी विच से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारा नेम क्या है। तो ये देखते हुए कार्टर फिर से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, महाराज प्लीज इस चुड़ैल से बात मत कीजिए, वो आपको भी विच बना देगी, वो किसी को मारने के लिए विच क्राफ्ट का यूज कर सकती है और यहाँ तक कि उसे जला के भी मारा नहीं जा सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए रोनाल्ड उसे बहुत ही जोरों से पंच करता है और उसे दूर हटाते हुए कह रहा होता है, आखिर उस नॉर्थ स्लोप माइन में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे एक्यूरेटली इसके बारे में बता सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो विच कुछ भी नहीं कहती, जो कि देखकर रोलैंड उससे कह रहा होता है, आखिर क्या गलत है, क्या तुम बात करना नहीं चाहती हो। तो वो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, नहीं मैं बात करूंगी, मेरे फादर उस माइन में वर्क करते थे, लेकिन एक दिन वो गुफा में फंस गए, लेकिन एक और माइनर ने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया और मेरे फादर के सभी चीजों को छीन लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस जगह में एक पर्सन आता है, जो कि उसे चोर से फाइट करने लगता है और उसे कह रहा होता है, तुम कमीने थीफ कहीं के। ये कहते हुए वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन होता है वो उसे बहुत ही इजीली हरा देता है और ये पर्सन उसी विच का अंकल होता है, जिसका नाम एंसेगर होता है। जहाँ पे उस समय वो विच भी वहाँ पर मौजूद होती है, जहाँ पे वो चोर उस एंसेगर को मारने वाला होता है, जो कि देखते हुए वो विच काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो चोर कह रहा होता है, मेरे रास्ते पर आने की सजा यह है, तुम्हें मरना ही होगा। जो कि देखते हुए वो लड़की बहुत ही जोरों से चिल्लाती है और तभी वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो चोर होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। जहाँ पे उसके अंकल एंसेगर ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, एना आखिर तुमने ये क्या किया, क्या तुमने विचक्राफ्ट किया, ये सब क्या है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एना उन सबको बाहर लेके आती है, जहाँ पे वो अपने अंकल से कह रही होती है, प्लीज इसके बारे में किसी से भी मत बताना कि मैं एक विच हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो उसकी ये सारी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, तो तुम्हारे साथी ने तुम्हारा रिपोर्ट कर दिया, इसी वजह से तुम यहाँ पे हो है ना। तो वो उससे कह रही होती, नहीं उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, जिस पर्सन ने रिपोर्ट किया वो मेरे फादर थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कटप्पा फिर से आ जाता है, जो कि कह रहा होता है, महाराज उसने ऑलरेडी ये कन्फेस कर दिया है, तो हमें जल्दी से उसे मार देना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, नहीं ये जरूरी नहीं है, मैं इसकी विच क्राफ्ट को खुद देखना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए एना उससे कह रही होती है, लेकिन क्यों, आखिर तुम क्यों उस डिमोनिक पावर को देखना चाहते हो जिसके बारे में सभी बात करते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए
एना से कह रही होती है, मेरे गले में ये जो लॉकेट है इसकी वजह से मैं विचक्राफ्ट यूज नहीं कर सकती हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इसे निकाल दोगे? और वैसे क्या तुम इससे डरती नहीं हो कि ये तुम्हारी मरने की वजह बन सकता है? तभी हम देखते हैं कि रोलैंड उसके लॉकेट को तोड़ के निकाल लेता है, जो कि देखते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है, चलो अब मुझे दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि एना अपनी पावर का यूज करती है, जो कि देखते रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो इस बड़ी सी आग को देखते हुए कह रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है? इसी के साथ हम देखते हैं कि एना काफी इजीली उस सलाखों को पिघला देती है। ये सब देखते हुए कार्टर रोलैंड के सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है, हाइनेस प्लीज पीछे हट जाइए। तो ये देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है, तो क्या ये एक विच की पावर है? तभी कार्टर एना से कह रहा होता है, अपनी दूरी बनाए रखो तुम कमीनी विच कहीं की। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि कार्टर ने ऐसा क्यों कहा कि वो जल नहीं सकती। आखिर वो फायर से कैसे हट हो सकती है जबकि वो खुद ही एक फायर है। तभी वो आग बुझ जाती है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या ये खत्म हुआ? वो फायर खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ ये सब देखकर रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, तो क्या इस दुनिया में एक्चुअली मैजिक एग्जिस्ट करती है? तो इसका मतलब ये विच कितनी ज्यादा कीमती है। तभी एना से कह रही होती है, मैंने अब आपके क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड कर दिया है महाराज, तो प्लीज मुझे मार डालिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके कपड़े फट जाते हैं। तभी रोलैंड आगे बढ़ता है और अपना जैकेट निकालते हुए उसे ढक देता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, नहीं लेडी एना, मैं तुम्हें हायर करने का डिसाइड करता हूँ। ये कहते हुए वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और इसी के साथ में दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे में बताया जाता है दूसरा इफेक्ट पैदा किए बिना कम टेम्परेचर मीडियम से हाई ट्रांसफर तक हीट को ट्रांसफर करना ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती रहती है और ऐसे हमें कई सारे मैथ के फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, जहाँ पर रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, ये वर्ल्ड एंट्रोपी इंक्रीज के प्रिंसिपल से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है और यहाँ पे मैजिक ये किसी भी चीज से बनाया नहीं जा सकता, ये नेचुरल है और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कटप्पा रोने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप महाराज क्या आप सच में एक विच को हायर करना चाहते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? तो ये देखकर रोलैंड उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो वो कटप्पा से कह रहा होता है, ऐसा करने से चर्च आपके दुश्मन बन जाएंगे और इसी के साथ विच कारपोरेशन एसोसिएशन हम पर नजर रखना स्टार्ट कर देगा और शायद वो हम पर अटैक भी कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, बैरहोफ जल्दी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जो कि सुनते हुए बैरहोफ कह रहा होता है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, तुम मेरे गवर्नमेंट अफेयर असिस्टेंट हो है ना, तो मुझे ये मत बताओ कि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। मैं फॉर्मली लेडी एन्ना के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ और प्लीज कोई लेडी एन्ना के रहने के लिए जगह की तैयारी करो। और फिर इसके कुछ समय बाद हमें बॉर्डर टाउन कैसल गवर्नमेंट अफेयर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बैरहोफ को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने आता है, जहाँ पे रोलैंड उससे कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि तुम वो सब काम पूरा कर लोगे जो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। तो बैरहोफ उससे कह रहा होता है, हाँ महाराज, उस विच को दोपहर में पब्लिक के सामने मार दिया गया है, यही कहना है ना? लेकिन महाराज आपने एक विच के लाइफ को बख्शा है, तो क्या ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क नहीं है? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, यह महाराज बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, आखिर हम क्या करेंगे? तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है, मेरे डिसीजन पर क्वेश्चन मत उठाओ। जिस तरीके से मैं उस लेडी को देखता हूँ वो ना तो कोई डीमन है और ना ही कोई मॉन्स्टर। जो कि सुनते हुए बैरहोफ कुछ कहने वाला होते कि तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है, बैरहोफ तुम्हें क्या लगता है कि बॉर्डर टाउन क्या ये एक अच्छी जगह है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सिटी ये कचरे का ढेर है और ना ही इसमें कोई हाइजीन है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ मेरे पास सेकंड प्रिंस के जैसा वेल्थ नहीं है और ना ही मैं आर्मीज के मामले में फर्स्ट प्रिंसेस से मुकाबला कर सकता हूँ। तो आखिर तुम क्या सोचते हो कि उन्हें हराने की मेरी चांसेस कितनी है? तो उसकी बातें सुनते बैरहोफ घबराने लगता है। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है, बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कोई भी चांस नहीं है कि मैं उनके सामने खड़े हो पाऊँ, लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश करना इसमें क्या दिक्कत है? तो ये सुनते बैरहोफ घबराने लगता है। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है, जाओ बैरहोफ लेडी एना को मेरे सामने लेके आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लेडी एना को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। अभी अचानक वहाँ पे बैरहोफ आ जाता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, महाराज आपको देखना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ नए कपड़े पहनने होंगे। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या मुझे
कुछ पहनना होगा। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अच्छे खासे कपड़े पहनते हुए रोलैंड से मिलने के लिए आती है। इसी के साथ हम रोलैंड को देखते हैं जो कि कॉटेज में होता है जहाँ पे वो मनीमन क्या रहा होता है। हालांकि ये कॉटेज एना के प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट नोटिस में बनाया गया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत डिसेंट लगता है। तभी वहाँ पे कार्टर आता है और रोलैंड से कह रहा होता है महाराज लेडी एना यहाँ पे पहुँच चुकी है। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड लेडी एना को देखता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जानता था कि मैंने एकदम राइट चॉइस बनाया है। वैसे भी नॉर्मल वर्क एट्रीफ ये काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। इसी के साथ मैजिशियन रॉब्स ये भी बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये चीज ये तुम पर बिल्कुल सूट करती है। तो बताओ लेडी एना ये कैसा है, क्या इसका साइज सही है और क्या ये कपड़ा तुम्हें पसंद आया? तो उसकी बातें सुनते हुए एना उससे कह रही होती है महाराज आखिर आप मुझ जैसे इंसान को ये सब क्यों दे रहे हैं? मैं एक विच हूँ जिसकी बॉडी में इविल और करप्टेड ब्लड बहता है, यहाँ तक कि मैंने किसी को मार भी डाला है। तो क्या आप मुझसे डरते नहीं हो? ये कहते हुए वो अपनी पहले की बातें याद करने लगती है। तभी रोलैंड से कह रहा होता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और वैसे ऐसा कहा जाता है कि विच की पावर डेविल से ओरिजिनेट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंसानों का प्रीजुडिस है। लोगों की डरने की वजह यह है कि वो तुम्हारी पावर को नहीं जानते हैं और इसके अलावा वो तुम्हें समझते नहीं है। लेकिन मैं इस डेविल की पावर पे यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ तुम तक ही सीमित है। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे देखते हुए एना हैरान होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इसी के साथ दोनों ही उसे कॉटेज के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एना अपनी पावर को यूज करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। जो कि देखते रोलैंड से कह रहा होता है एना क्या तुम अब भी जारी रख सकती हो? अभी हम देखते हैं कि एना अपने पावर को यूज करती है और फायर को यूज करने लगती है। जो कि देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि फायर को कंट्रोल करना ये उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी हम देखते हैं कि एना के कपड़े जलने लगते हैं, जहाँ पे वो शर्माते हुए नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है मेरे सारे कपड़े ये तो जल रहे हैं। जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता है चलो अच्छी बात है कि मेरे पास एक नौकरानी है तायरे जो कि सारे के सारे क्लॉथ को प्रिपेयर कर सकती है और वो सच में काम आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बैरव आता है जो कि रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है महाराज बैरव आपको कुछ अर्जेंट रिपोर्ट करना चाहता है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हमारे पेट्रोल्स ने बताया है कि उन्हें डिमोनिक एक्टिविटीज का निशान मिले हैं और मुझे डर है कि डीमंस के मंथ इस साल शुरू में ही आ गए हैं। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उसकी बातें सुनते हुए रेलोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे वो कहते हैं क्या मंथ ऑफ द डीमंस? तो उसकी बातें सुनते हुए बैरव उससे कह रहा होता है महाराज ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। हर साल फर्स्ट स्नोफॉल में जब सूरज डीम हो जाता है और आसमान अंधेरा हो जाता है तो दी ड्रैगन स्पाइन माउंटेन्स में हेल का वो गेट वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे बॉर्डर टाउन के पास इसके खिलाफ कोई भी डिफेंस नहीं है और इसीलिए वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाना होगा। लेकिन महाराज आप चिंता मत करिए, आपकी सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो उसकी ये बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है क्या तुमने वो हेल का गेट पहले कभी देखा है? तो उसकी बातें सुनते हुए बैरव से कह रहा होता है आखिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो चीज देखना कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इसी के साथ उस माउंटेन पर चढ़ना यह तो असंभव है। यहाँ तक कि पहाड़ के करीब आने से ही वहाँ से एक फाउल और एवल मियास्मा एनर्जी बाहर निकलती है जब तक कि और ये कहते हुए वो उसी एना की तरफ देखने लगता है। जो कि देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है कि क्या जब तक? तो बैरव उससे कह रहा होता है जब तक कि वो पर्सन एक विच ना हो जो ग्रेस से गिरकर ऑलरेडी डेविल के पकड़ में आ गया हो। सिर्फ एक विची है जो कि वहाँ तक पहुँच सकती है और हेल के गेट को देख सकती है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है तो फिर उन मॉन्स्टर्स के बारे में क्या? इसे बताने से पहले क्या तुमने कभी उनमें से एक के साथ भी एनकाउंटर किया? तो बैरव से कह रहा होता है नहीं, मैंने अभी तक कोई भी डीमन या फिर डिमोनिक बीस्ट को नहीं देखा है। मैं भी आपके जैसा हूँ महाराज और मैं पहली बार इस बॉर्डर पर आ रहा हूँ और ग्रे कैसल किंगडम के ग्रैंड कैसल के अंदर ही सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने एक रियल डीमन के साथ एनकाउंटर किया है। तो ये सब देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है यहाँ के लोगों को हर साल माइग्रेट करना पड़ता है, तो आखिर ऐसे जगह को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है? ओरिजिनली मैंने ये सोचा था कि यहाँ की बंजर जमीन की वजह से इस सिटी की हालत ऐसी है और मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये सब देखते हुए एक बेकार सा बकवास सा टाउन इसे कभी भी इवॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वो कह रहा होता है और जो कि लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस डीमन के साथ फाइट कर सकता है तो इसका मतलब वो डीमंस इनविंसिबल नहीं है। तो फिर आखिर हम बॉर्डर टाउन को डिफेंड क्यों नहीं करते?
तो ये सुनते हुए भैरव उससे कह रहा होता है लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के पास बहुत ही बड़ी वॉल है और ड्यूक रियान ने अपने इलाइट ट्रूप्स को वहाँ पे तैनात किया है और आखिर बॉर्डर टाउन जैसे एक छोटे से प्लेस को उस जगह से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो रोलैंड कह रहा होता है तो क्या यही वजह है कि बॉर्डर टाउन को नॉर्थ स्लोप माउंटेन और रेड वाटर रिवर के बीच बनाया गया है ताकि इसे कैनन फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है लोकल गार्ड्समैन और हंटर्स को ढूंढो और उन्हें इकट्ठा करो और फिर इसी के साथ वो एक जगह एना के साथ बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो दोनों कुछ खा रहे होते हैं। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है एना तुम मुझे द मंथ ऑफ द डीमंस के बारे में बताओ। उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है रही से कुछ और क्या हमारे लिए द मंथ ऑफ द डीमन एक नाइटमेयर का एक्सपीरियंस है जिससे हम लोगों को हर साल निपटना पड़ता है और कई बार इस नाइटमेयर में जो लोग माइग्रेट नहीं करते हैं वो लोग मारे जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हो महाराजा मेरे फादर भी एक माइनर थे और इस टाउन के लोगों की तरह उन्हें भी जिंदा रहने के लिए बहुत ही मेहनत की और हर साल जब द मंथ ऑफ द डीमंस शुरू होता है तो हम बॉर्डर टाउन के साल भर की हार्वेस्ट को और माइनिंग प्रोडक्शन को लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में ले जाते हैं और इसके एक्सचेंज के बदले वो हमें रहने देते हैं और इस मंथ में माइग्रेट करने वाले लोग लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के टेम्पररी शेल्टर में रह लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो मारे जाते हैं। इसी के साथ लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के सिटी ऑफिसर ने हमें ये बताया है कि उस साल हमने जो भी ओट्स को प्रोड्यूस किया था वो सिर्फ 3 महीने के खाने के लायक ही था और वो तभी हमें खाना देंगे जब ओट्स का नेक्स्ट बैच वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन द मंथ ऑफ द डीमंस बीता नहीं और फोर्ट्रेस के बाहर सिर्फ मौत ही लोगों का इंतजार कर रही थी और इसी के साथ फोर्ट्रेस के अंदर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। हमें दिया गया खाना ये सब कुछ बेकार था और इससे ताकतवर लोग कमजोरों को अपना शिकार बनाते हैं और ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं। लेकिन ऑफिशियल्स इसे इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे कई सारे लोग तो कुछ मंथ तक जिंदा रहने में भी कामयाब नहीं रहते। तो ये देखते रोलैंड उससे कह रहा होता है एक यंग लेडी के रूप में तुम्हारे लिए और तुम्हारे फादर के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है उस समय भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे जहाँ 25 गोल्ड रॉयल्स मेरे फादर बस ये सोच रहे थे कि आखिर जिंदा कैसे रहा जाए। तो उसकी ये सारी दुख भरी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है अब ऐसा मंथ कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ वो वहाँ के लोगों से कह रहा होता है भैरव आखिर वो कहाँ पे है उसे जल्दी से यहाँ पे समन करो, मैंने उसे जो कमांड दिया था मुझे उसके प्रोग्रेस को चेक करना है। और इसी के कुछ समय बाद हमें बॉर्डर टाउन गवर्नमेंट अफेयर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भैरव वहाँ पे मौजूद होता है और इसी के साथ वहाँ पे कुछ गार्ड्स भी आए हुए होते हैं जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता है क्या ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। उसकी बातें सुनते हुए बैरन कह रहा होता है हाँ मुझे यही मिले हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दोनों पर्सन होते हैं उनमें से एक पर्सन गार्ड ऑफ द नॉर्थ स्लोप माइन के वीकर टावर का ग्रे हाउंड होता है तो दूसरा ग्रे हाउंड का असिस्टेंट बेरियन होता है। जहाँ पे बैरव कह रहा होता है ये दोनों मेंस ये बॉर्डर टाउन के पेट्रोल स्क्वाड के कैप्टन है और हर साल वो लाइट जलाने वाला काम करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे एक हंटर है और इस हंटर का कहना यह है कि वो पहले भी डिमोनिक बीस्ट से फाइट कर चुका है और उसने ये दावा किया है कि उसने पर्सनली एक का सिर भी कलम कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्रे हाउंड होता है वो कांपते हुए कह रहा होता है आदरणीय महाराज हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम बस डिमोनिक क्रीचर्स की मूवमेंट को देखते हैं और कुछ नहीं। और एक बार जब वो मिस्टी फॉरेस्ट से गुजरते हैं तो हम बस चेतावनी देने के लिए इस लाइट को जला देते हैं और कुछ नहीं करते। तो उन लोगों की बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है क्योंकि तुम दोनों एक साथ आए हो तो ठीक है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आखिर वो डिमोनिक बीस्ट वो कैसे दिखते हैं और आखिर उन्हें कैसे मारा जा सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन यानी कि ब्रियन कह रहा होता है महाराज तो वो ओरिजिनली जंगल के नॉर्मल एनिमल्स है, हालांकि वो इविल मियास्मा से अफेक्टेड है जिसने उनको फ्रोसियस और मैनिक बना दिया, लेकिन उन्हें अभी भी आसानी से मारा जा सकता है। हर साल जब ये डिमोनिक मंथ एंड होता है तो लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के लोग इसे साफ करने के लिए एक फोर्स को भेजते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा पर्सन होता है यानी कि वो हंटर वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है महाराज, मैं पहले भी डिमोनिक बीस्ट को मार चुका हूँ और वो भी एक नहीं बल्कि मैंने 2 डिमोनिक बीस्ट को मारा है। ये कहते हुए वो रोलैंड के सामने झुक जाता है तो उसे देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है यारा जैसे कि एक आदमी से एक्सपेक्टेड है जो कि एक साथ 2 डिमोनिक बीस्ट को मार सकता है। इसकी बातें सुनते हुए तो ऐसा ही लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो बैरव रोलैंड से कह रहा होता है ये रीजन का एक हंटर है और इसका नाम आयरन एक्स है और उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मोजिन क्लैन के जायंट्स के लाइनेज को खत्म कर सकता
है। तभी वो आयरन एक्स कह रहा होता है उनमें से एक बीस्ट डिमोनिक बोर स्पीशीज था और दूसरा डिमोनिक वुल्फ स्पीशीज। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है स्पीशीज से तुम्हारा मतलब क्या है? तो आयरन एक्स उससे कह रहा होता है स्पीशीज ये वो वर्ड है जिससे कि हम बीस्ट को क्लासिफाई करते हैं। शुरुआत में ओरिजिनली मिस्टी फॉरेस्ट के नॉर्मल बीस्ट थे, लेकिन चूंकि वो सभी इविल मियास्मा के कांटेक्ट में आ गए, इस वजह से वो काफी ज्यादा पागल और फरोसियस बन गए और यही वजह है कि उनसे डील करना इतना ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ ये वुल्फ स्पीशीज ये बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और उनकी स्पीड ये बहुत ज्यादा होती है और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले ही उनके लिए एक ट्रैप बनाना होगा। इसी के साथ बोर स्पीशीज इनके पीठ पर इतना सख्त फर होता है कि यहाँ तक कि ये 50 मीटर के भीतर क्रॉसबो बोल्ट से भी बच सकता है और इसे पकड़ना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है तो उसका मतलब ताकतवर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जो तेज है वो और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं, लेकिन वो सभी अभी भी जानवर ही है। तो उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है बिल्कुल सही और इसी वजह से वो सबसे भयानक दुश्मन नहीं है। सबसे भयानक जो एनिमी है वो हाइब्रिड स्पीशीज है। ये कहते हुए वो अपने कपड़े को ऊंचा करता है और अपने सीने पे एक बड़े से स्कार को दिखाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है और वो डेविल के सच्चे इनकारनेशन है और सिर्फ हेली एक ऐसी चीज है जो कि ऐसी हॉरिफाइंग बीस्ट को क्रिएट कर सकती है। और मैंने इससे पहले एक हाइब्रिड को देखा है जो कि ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी को पोजेस करता है बल्कि उसके पीठ पर निकला हुआ वो पंख वो और भी ज्यादा मजबूत था जिससे कि वो बहुत ही कम दूरी तक उड़ सकता था। इसके अलावा वो हमेशा जानता था कि मैं कहाँ पे था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं पर भी छिपा हुआ होता था। वो हमेशा मुझे ढूंढ लेता था और बेहोश होने से पहले मैं बस रेड वाटर के अंदर कूदकर अपनी जान को बचा सका, नहीं तो मैं कभी भी उसके हाथों से नहीं बच सकता था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ये दुनिया तो एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह होती जा रही है। वैसे भी मजबूत दीवारों का एक सेट से नॉर्मल बीस्ट को रोका जा सकता है, लेकिन उनका क्या जो कि हवा में उड़ सकते हैं और जो बड़े बीस्ट है। इसी के साथ वो कार्टर से कह रहा होता है हाइब्रिड ये बहुत ही ज्यादा रेयर होना चाहिए है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है करेक्ट, जहाँ पे इनमें से तो काफी सारे देखे ही नहीं गए हैं महाराज। इस पूरे डीमन के मंथ के दौरान ये जो हाइब्रिड बीस्ट है ये एक या दो ही अपीयर होते हैं और अगर ये इससे ज्यादा होते हैं तो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस ये बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगी। जो कि देखते रोलैंड कह रहा होता है तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने सोचा था। इसी के साथ वो उठते हुए उन लोगों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैंने इस वाटर टाउन में रहने का इरादा बना लिया है। उसकी बात सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे कार्टर उसके पास आते हुए कह रहा होता है महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? फोर्ट्रेस के एलाइट सोल्जर्स वो बस डिमोनिक बोर्ड से ही निपट सकते हैं और अगर हम इस फैक्ट को जोड़ ले कि यहाँ पे अगर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट आ गए तो हम क्या करेंगे और हमारे पास आप पर भरोसा करने के लिए कोई दीवार भी नहीं है। आखिर हम आपकी सुरक्षा का दावा कैसे कर पाएंगे और मौत की भारी संख्या ये हमारी अकॉम्प्लिशमेंट को भी टोटली डिफीट कर देगी। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उन लोगों से कह रहा होता है तो फिर क्या हो गया अगर क्या हो कि मैं तुम्हें एक सिटी का वॉल दे दूं, मैं तुम्हें नॉर्थ स्लोप माउंटेन और रेड वाटर रिवर के बीच एक दीवार दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर कह रहा होता है क्या महाराज आप इसके बारे में मजाक नहीं कर रहे हैं है ना? क्या आप मुझे वहाँ पे एक दीवार बनाने के लिए कह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ऐसे दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा और वैसे भी हमारे पास 4 महीने से भी कम समय है और अगर हम अगले 4 साल तक भी काम करें तो भी ये काफी नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी चिंताओं को समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुँचो, बस मेरी बात पर भरोसा करो और अगर डीमन मंथ के शुरू होने से पहले ये दीवार ना बना तो मैं तुम्हारे ऑर्डर को मानूंगा और लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में वापस पहुँच जाऊंगा। वैसे भी इस तरीके की बेकार सी प्लेस में मैं अपनी लाइफ बर्बाद करने का कोई भी प्लान नहीं है। अभी कार्टर उसके सामने झुक जाता है और उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं आपकी रक्षा करने के लिए अपनी लाइफ की प्रतिज्ञा करता हूँ महाराज। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ग्रे कैसल किंगडम के कहीं पर पोर्ट ऑफ क्लियर वाटर का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लैक सेल फ्लीट हेडक्वार्टर होती है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस ओशियन को देखते हुए कह रही होती है इस ओशियन की हवा ये ठंडी हो चुकी है, ऐसा लगता है कि सर्दी आने वाली है। इसी के साथ वो अपने साथी से कह रही होती है रेहान आखिर बेड़ा कब वापस आएगा? तो उसकी बातें सुनते हुए रेहान उससे कह रहा होता है अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर पोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो वो लेडी उससे कह रही होती है ये इस साल का लास्ट वोयाज है और मुझे आशा है कि वो मेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज लेके आएंगे। तो वैसे भी अगर वो गोल्ड रॉयल्स अलमारी में छिपा के लेके आए तो ये एक पत्थर जैसी यूजफुल होगी। सिर्फ गोल्ड रॉयल्स को खर्च करके ही तुम उनका रियल वैल्यू पता लगा पाओगे। ऐसे चलो बहुत तेज हवा चल रही है,
यहाँ से अंदर जाते हैं। इसी के साथ वो प्लेस ऑफ क्लियर वाटर के अंदर जाती है, जिसे गैरेसिया की प्लेस से जाना जाता है, जहाँ पर रायान उससे कह रहा होता है, महारानी कुछ ऐसा है जो कि मेरे समझ में नहीं आता। राजा के जरिए सिंहासन के लिए लड़ाई की घोषणा करने से पहले आखिर आपने इसके बारे में कैसे पता लगा लिया। उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी उससे कह रही होती है, प्रेडिक्शन। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे डैड इस तरीके की बात सामने लेके आएंगे, जो कि मेरे डार्लिंग ब्रदर तिमोथी को राजगद्दी में बिठाने के लिए होगा। और क्या राजा ने ये नहीं कहा था कि जो पर्सन टाइड पर सबसे अच्छे से राज करेगा वही सक्सेसर होगा। तो मुझे लगता है कि इस ब्लैक स्केल फ्लीट को देखने के बाद तुम मेरे प्लान को समझ चुके होंगे रेयान। तो उसकी बातें सुनते हुए रेयान उसे जहाज को देखने लगता है, जहाँ पे वो मनीमन क्या रहा होता है। तो उसने ये जहाज इसलिए बनाया, ये ना सिर्फ